ज़िंदगी जब मारती है तो बहुत मारती है, लेकिन आप लगे रहते हो तो सफलता भी मिलती है। मेरे साथ हैं ऋषु। ऋषु 2018 सीजीएल में लगभग सभी पोस्ट जो अच्छी पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल थे। सीएसएस के लिए एलिजिबल थे, एक्साइज के लिए एलिजिबल थे, और एमईए वगैरह को इन्होंने उतनी प्रेफरेंस दी नहीं। आईटीआई के लिए एलिजिबल नहीं थे ना? नहीं, उसमें उतने मार्क्स नहीं थे। आईटीआई के लिए उतने मार्क्स नहीं थे, लेकिन हाँ, ये जो पोस्ट हैं जिनमें सीपीटी है उन सभी के लिए एलिजिबल थे, लेकिन सीपीटी में फेल हो गए। ठीक, फेल कैसे हुए? सेव कर रहे थे, एक्सेल जो बनाया था इन्होंने सेव नहीं हुआ, और जब प्रिंट आउट देने का टाइम आया तो ब्लैंक प्रिंट आउट दे दिया इन्होंने, तो फेल तो होना ही था। लेकिन गिरे तो कहाँ गिरे, डीए डिविजनल अकाउंटेंट बने। बट हाँ, एलिजिबल सब सारी पोस्ट के लिए थे। 2018 सीजीएल से अभी 2 दिन पहले 2019 सीजीएल का रिजल्ट आया है, जिसके थ्रू इन्हें एक्साइज मिल गया। इनके सिर्फ 2 ही ड्रीम पोस्ट थे। कौन कौन से थे वो? सर, मुझे वही प्रिवेंटिव ऑफिसर और एक्साइज इंस्पेक्टर। जब मैं टारगेट सेट किया था कि मुझे यही इन्हीं 2 में से एक चाहिए, तो यही 2 पोस्ट में से कोई एक पोस्ट इनको चाहिए थी। तो खैर ठीक है, अब इस बार मिल गया इनको एक्साइज इंस्पेक्टर। जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे आपको एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करनी है। और मेरे साथ जो बैठे हैं, 2 बार ही इन्होंने एसएससी सीजीएल मेंस निकाला है। एक बार और इन्होंने मेंस निकाला था, लेकिन उस बार हुआ ये था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होने के बाद 5 नंबरों से शॉर्ट रह गए थे, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2 बार तो सिलेक्टेड है। तो ऋषु, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि प्री और मेंस में अंतर कितना है? मतलब इंटेंसिटी का अंतर। सिलेबस तो हम कह सकते हैं मैथ्स का कि वही है मोर और लेस, ठीक है, इंग्लिश वही है, लेकिन इंटेंसिटी कैसी मांगती है? क्या अप्रोच पूरा चेंज हो जाता है पढ़ने का, या मैथ्स लगाने का तरीका बदल जाता है? क्या है वो चीज़ें? नहीं सर, सिलेबस तो प्री और मेंस में एसएससी में आप बिल्कुल बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं। बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का ही सबको पता है कि प्री में आपको सारे सेक्शन से 25 क्वेश्चन रहते हैं, और मेंस मैथ्स में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और इंग्लिश में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेंस और प्री में सबसे बड़ा माइंडसेट का चेंजेस आ जाता है, क्योंकि प्री में आपको पता है कि आपको जीके, रीजनिंग और भी अदर सेक्शन है, 4 सेक्शन आपको वहाँ देखना रहता है। और मेंस में आपको मैथ्स और इंग्लिश, तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक हो कि आपको मैथ्स और इंग्लिश के लिए ही आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये नहीं था कि कोई बहुत बड़ा चेंज है। जो तैयारी आपने प्री में किया, बस उसका एडवांस वर्जन हो गया मेंस। आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आपको मॉक्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कि मेंस में स्कोर मॉक्स से ही इम्प्रूव होता है, जैसे मेरा भी हुआ है। तो अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, टोटल कितने मॉक दिए होंगे आपने मेंस के? सर, मतलब गिना तो नहीं कभी, लेकिन कम से कम अगर बता रहे तो 120 से कम तो हुआ ही नहीं होगा। मैंने ज़्यादा ही ये मैथ्स इंग्लिश मिला के है नहीं या सर, सिर्फ मैथ्स? सर सिर्फ एक सेक्शन, क्योंकि अब देना तो था मैथ्स और इंग्लिश, तो 120 इसके भी हुए होंगे, तो 100-90-100 तो इंग्लिश के भी हुए ही होंगे। मतलब 365 दिन में 200 मॉक दिया है? हाँ सर, आफ्टर मेंस, मतलब आफ्टर प्रीलिम्स सबको पता है कि 6-7 महीने का टाइम रहता है। तो मैंने मतलब जो भी एक सीजीएल में जितना भी मुझे टाइम मिला, मैंने शुरू से ही मुझे पता था कि मेरे अगर प्री में नंबर जैसे सीजीएल 18 में अच्छे थे, तो मुझे पता था कि मुझे थोड़ा सा बाकियों से एडवांटेज है। तो मैंने इस एडवांटेज को और मल्टीप्लाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए मॉक्स ही था, क्योंकि नॉर्मल मैं कोई भी टेस्ट देता था तो स्कोर एक होता है कि आप बहुत जाके सैचुरेट हो जाते एक लेवल पे आके, 140 150, मतलब नॉर्मल जितना, मेरा भी 150 के अराउंड ही सैचुरेशन लेवल आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो भी मॉक्स हुआ, जो भी मॉक्स में एनालिसिस किया कि हाँ इस बार ये इस टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे से गलती हो रहा है, तो वो सब मैं नोट डाउन वही करता था जो मेरा वीकनेस था। और फिर धीरे धीरे जो भी जितने महीने का गैप मिलता था मेंस में, तो मैं डेली एटलीस्ट अगर मैं 2 मॉक्स दे रहा हूँ, एक इंग्लिश एक, या फिर 3 भी हो जाते थे, कभी 2 इंग्लिश या कभी 2 मैथ्स, तो उसका एनालिसिस वगैरह भी करता ही था। मतलब 3-3 मॉक एक दिन में दे दिया करते थे? हाँ हाँ सर, जैसे एग्ज़ाम जितना नज़दीक आता था तो इंटेंसिटी बढ़ जाती थी मेरी। तो उसके बाद तो हालत ख़राब हो जाती होगी एकदम 3 मॉक लगाने के बाद? एग्जॉस्ट तो हो ही जाता था, लेकिन था कि आपको अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है तो आपको लड़ना है, खुद से लड़ना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गर्लफ्रेंड्स वगैरह थी आपकी? नहीं सर, वो ये सब पढ़ाई में ही शुरू से ही ध्यान देता था, तो ऐसा कुछ नहीं था, पढ़ाई को ही गर्लफ्रेंड बना लिया था। जैसे बिहार वगैरह में या यूपी हो गया, वहाँ ये है कि लड़के दिल्ली जाके बिगड़ जाते हैं,
तो आप नहीं बिगड़े मतलब बिल्कुल। नहीं सर, अभी तक तो नहीं बिगड़े हैं आगे का पता नहीं। ओके, सो मतलब डिस्ट्रैक्शंस मोबाइल का ही थोड़ा बहुत था जो आपने बताया, इन सारी चीज़ों से एकदम दूर थे। हाँ, ठीक है। तो भाई ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि मैं जब तैयारी के दिनों में था तो मैंने एक चीज़ देखा कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आते थे, या लड़के लड़कियां हैं और गर्लफ्रेंड शायद ना भी हों, दोस्त हों, तो साथ में पढ़ने की वो करते थे। तो मुझे लगता है कि हम प्रिटेंड करते हैं पढ़ने की, ठीक है, उसमें पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक, बाकी अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपके मेल मतलब आप मेल हैं तो आप अपने मेल फ्रेंड्स के पास भी ना बैठें तभी अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है। बाकी डोंट टेक इट अदरवाइज एवरीवन, ठीक है। खैर, तो ये बात हो गई। अब मॉक का इम्पोर्टेंस हमने समझा कि मॉक कितना इम्पोर्टेंट था, मतलब लगभग 200 से ज़्यादा मॉक्स मैथ्स के आधे आधे इंग्लिश के लगाए इन्होंने। अब आइए कि भाई किताबों को आपने कितनी बार लगाया, कौन सी किताब लगाई आपने? सर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने एक दो किताब को ही टारगेट किया था। मेरा यही टारगेट था कि 2 किताब हो, जैसे मैंने किरण की प्रीवियस ईयर मुझे मिल जाती थी, अभिनय शर्मा सर की प्ले विथ एडवांस मैथ थी, तो मैं इन्हीं किताब को मैं कई बार लगाता था। फिर बाद में जैसे 2019 का जब मेंस आया था तो उसमें हम लोग कोविड से सफ़र कर रहे थे, तो मैं कोविड में अपने घर शिफ्ट हो गया था। लेकिन मैंने उस समय ऑनलाइन का ज़माना था, क्योंकि सब कुछ आपको यूट्यूब पे या फिर अदर सोर्सेज, अदर टीचर हैं, तो मैंने यूट्यूब पे आभास सैनी सर हैं, मैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू आज बोलना चाहूँगा इस मंच से, क्योंकि उनके जो शॉर्ट वीडियोस आते थे ना, वो मेरे लिए, जो मेरे स्कोर 160 पे जो आके मैं सैचुरेट हो जाता था, उनके छोटे छोटे वीडियोस को देख के, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप, पता नहीं ऐसा मुझे जो क्वेश्चन नहीं आता था वो उस पर वो वीडियो बना देते थे, ऐसा मुझे लगता था जब मेरा कभी उनसे बात नहीं हुआ। लेकिन वो जो शॉर्ट वीडियो उनके 6-7 मिनट के आ जाते थे, वो स्कोर मेरे 180 तक ले गए। बाद में मेंस में भी मेरे 16 नवंबर के शिफ्ट में 182 स्कोर थे, तो मैं उनको तो क्रेडिट आज इस मंच से मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ। तो ये तो बात हो गई भाई, मतलब मैथ्स में आपने अच्छा स्कोर 182, राइट? तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर था या नहीं? ये सर रॉ स्कोर था, नॉर्मलाइज्ड मेरा 232 पॉइंट समथिंग हो गया, 232 दशमलव कुछ। ग्रेट, ओके। सो ये तो बात है मैथ्स की। मैथ्स में आपने देखा कि इन्होंने कैसे तैयारी की। बातें इंग्लिश पे, इंग्लिश मीडियम रहा इनका तो एक एडवांटेज हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ये बूमरैंग साबित हुआ था, मतलब कि डिसएडवांटेज। क्यों? इंग्लिश फिर हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है यार ये तो अपना वो है, ठीक है। तो इंग्लिश को आपने कैसे तैयार किया, कितने नंबर आए? नहीं, सबसे पहली बात तो आप जब मेंस में आप सेलेक्टेड हो गए तो आप ना मैथ्स को फॉर ग्रांटेड ले सकते हो ना इंग्लिश को, क्योंकि सिलेक्शन दोनों ही मिल के दिलाएंगे आपको। 200 नंबर का वो भी है, 200 नंबर का वो भी है, तो बिल्कुल इक्वल वेटेज जैसे आप मैथ्स को ट्रीट कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक पे ही ज़्यादा जोर लगा देते हैं, दूसरा वो स्कोर कम रह जाता है, तो जब रिज़ल्ट आता है तो थोड़ा सा फिर बुरा लगता है कि काश मैं इंग्लिश की जगह मैथ्स पढ़ा होता या मैथ्स की जगह थोड़ा टाइम इंग्लिश को देता, तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर हो जाता। तो सबसे पहले इस तैयारी में आपको मतलब दोनों सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। आपका मैथ्स अगर वीक है तो ये मत सोचिए आप कि मैथ्स वीक है तो नहीं होगा, आप ये सोचो कि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मैथ्स सीखना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब सीख जाए, मतलब एक दिन में तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। आप 6 महीने साल भर आप समय देंगे, आपका अगर आपने ईमानदारी से किया है तो आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। और सेम गोज़ फॉर इंग्लिश, कि अगर आपका इंग्लिश आपको लग रहा है कि आप हिंदी मीडियम से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो छोटे शहर से आए थे, जिन्हें कुछ पता भी नहीं कि द हिंदू क्या होता है, इंडियन एक्सप्रेस क्या होता है, लेकिन उन्होंने उसको कभी बर्डन नहीं आने दिया या फिर कभी चैलेंजेस नहीं बनने दिया। उन्होंने डबल एफर्ट लगाया, वो चाहे जैसे भी उन्होंने एफर्ट लगाया। मेरे एक दोस्त है आलोक कुमार नाम के, वो मतलब प्रॉपर बिहार के 12th तक उनका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, वो भी आए यहाँ DU में ग्रेजुएशन वगैरह किए। आज की डेट में मतलब इंग्लिश में उन्होंने ऐसा कमांड किया कि उनके किसी भी एग्ज़ाम में मेंस में 185 से नीचे तो आना ही नहीं है, मतलब 190 भी आया उनका। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप ये मत सोचो कि हिंदी मीडियम है तो आपको इंग्लिश बहुत हार्ड होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको एक तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी शुरू के 6 महीने तक। आपको खुद से ही लड़ना है। खुद से ही लड़ना है।
तो ठीक है, ये तो मॉक्स की बात हो गई, इंग्लिश और मैथ्स की भी हमने बात की। डिस्क्रिप्टिव आपने कैसे हैंडल किया, उसके लिए भी क्या आपने अलग से तैयारी की थी? सर टू बी ऑनेस्ट डिस्क्रिप्टिव तो लक बेस्ड एग्ज़ाम है, लेकिन आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस होना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग वगैरह ये सब मैटर करता है डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स में। लक तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो भी जितने दिन का, अब तो जैसे टाइम नहीं मिल रहा है, 1 हफ्ते 10 दिन के गैप में आपका टायर 3 हो जा रहा है, तो आपको अपने जो भी न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस नहीं आ जाता। अगर आपको कुछ करंट के टॉपिक मिल जाते हैं, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर जो भी आपको मटेरियल यूट्यूब से या गूगल से जो भी आपको लग रहा है कि ये करंट के टॉपिक आ सकते हैं, तो आप उसको अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टायर 3 में। मतलब बाकी मार्क्स तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक कि आपको कितना मिल रहा है। तो टायर 3 के मैंने कुछ खास स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी, तो मेरे CGL 18 में 68 थे और CGL 19 में मेरे 62 या 63 कुछ ऐसे थे। 68 से 63 स्लिप हुए मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर के मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हमें ढेर सारे लेटर्स, ढेर सारे एसेज, प्रेसी वगैरह लिख के जाना चाहिए, ताकि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। लेटर है फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये नहीं कि आप फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल कर दिए। आपको पैटर्न जो भी प्रेसी, आजकल तो प्रेसी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। 100 मार्क्स का ही है, लेकिन आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो आपका स्टेट चेंज करा सकता है, जॉब चेंज करा सकता है, आपको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ भी भेज सकता है, या बाहर भी कर सकता है अगर आप बॉर्डर पे हैं तो। बिल्कुल आप रेस से बाहर भी हो सकते हैं अगर टायर 3 में आपके नंबर कम हो गए तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि कैसे आपको, अभी कुछ आप और बताना चाहेंगे? कैलकुलेशन वगैरह पे थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे वीडियो। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मैथ्स के जो कैलकुलेशन का पार्ट है उसे आपने कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया? रिसेंटली 2-3 साल से जो CGL का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले थोड़ा सबको ही लगता था PYQs बना लो तो आपको एक किरण बुक बहुत ही सबके लिए इजी होता था, जैसे CGL 17 में मुझे भी लगता था। लेकिन CGL 18 और CGL 19 से SSC ने थोड़ा अपना लेवल अप किया। उन्होंने क्वेश्चन तो इजी रखे, लेकिन जो वैल्यू है, मतलब जो कैलकुलेटिव पेपर जो हम सुनते हैं बच्चों के मुंह से कि आज सर ये कैलकुलेटिव शिफ्ट था नहीं बना, तो मैंने मतलब कैलकुलेशन मेरा शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहा है। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। कैसे स्ट्रॉन्ग किया ये बताइए आप। मैं छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन इंसान हूँ। आज तक शायद मैंने क्रिकेट का कोई, इंडिया का क्या, मतलब कहीं भी मैच हो रहा मैं मिस नहीं करता हूँ। तैयारी में भी बट ये था, हर्डल था कि मैच भी देखना है, पढ़ाई भी करना है। तो मैं क्लास 6th की बात है, मतलब 2006 वगैरह की बात है। तो मेरे होम ट्यूटर आते थे मेरे सर गिरीश तिवारी। वो मुझे, जब मैं मैथ्स उनसे पढ़ता था ना, तो मुझे शुरू से ही बोलते थे कि जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन हुआ, वो मुझे कभी पेन चलाने नहीं देते थे। वो मुझे मतलब इनफैक्ट इस पर डांटते थे कि पेन नहीं, तुम नॉर्मल अगर कैलकुलेशन टेबल वगैरह, बोलते थे कि तुम मन में ही सोचो, लेकिन तुम्हें पेन नहीं चलाना। तुम 5 मिनट भले समय ले लो, एक नॉर्मल कुछ 17 × 16 हो गया, तो बोलेंगे पेन नहीं चलाओ, तुम दिमाग में कुछ सोचना स्टार्ट करो कि कैसे तुम इस आंसर तक पहुँचोगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ मतलब मुझे काफ़ी, शुरू में तो दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। टेबल वगैरह कभी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, मतलब दिमाग में कहीं भी, मतलब जैसे भी आप आंसर ला सकते हो। तो वो चीज़ मैंने किया। वो मतलब एक ये नहीं कि मैंने कुछ 1 साल इसके लिए समय दिया, ये 2006 से का बात है। कभी मैं सोचा नहीं होगा कि ये चीज़ मेरे को CGL एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा। जो कैलकुलेशन, जो लोग पेन चलाते होंगे, मतलब मुझे पेन जहाँ ज़रूरत पड़ता है मैं वहाँ चलाता हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि ये ईज़िली होता है तो 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड करके 2 घंटे के एग्ज़ाम में 10-15 मिनट जब वो बचा देता है ना, तो उसका फ़ायदा आपको लास्ट में मिलता है। तो एक चीज़ तो है कि जो कैलकुलेशन के लिए मैंने बात कही, तो अभी आपको यूट्यूब पे ढेर सारे टीचर दिखेंगे पेन फ्री पढ़ाते हुए, उससे इसको कंपेयर मत करिएगा। ये आपके कैलकुलेशन के लिए, आपके ऊपर है आप उसको कैसे, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी पे ये नहीं कि मैं कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल बता रहा हूँ, ये मेरे लिए था, ये मेरे पे बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ। मैं जैसे नॉर्मल अगर किसी मतलब पेट्रोल स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो मैं ये सोचता था कि जैसे कुछ भी हो, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि 68 पॉइंट समथिंग रुपीज़ का पेट्रोल है,
तो ये मैं सोचता था कि 100 रुपये में कितने आएंगे, तो ये मैं खुद से खेलता था कि मैंने जो भी दिमाग में कैलकुलेट कर लिया कि 1.4 पॉइंट समथिंग जितना आएगा, तो वो मैं बड़ा खुश होता था इस चीज़ से कि मैंने मन में ही कर लिया कि 68 पॉइंट समथिंग रुपीज़ में इतने मतलब 100 रुपये में इतने पेट्रोल आ गए। तो ये सब चीज़ मैं मतलब छोटी मोटी चीज़ है, मतलब बहुत लोगों को फ़नी लगेगा, लेकिन मैं ऐसे ही करता था। तो वही बाद में फिर ये चीज़ मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, जो भी कैलकुलेटिव पेपर था, मेरा अपना थोड़ा तरीका था, तो इस सब चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप कैलकुलेशन अपना जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आज के डेट में CGL सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो आई थिंक वी आर डन। यस सर। ओके, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।